देखो, आज आप लोग बहुत ध्यान से चैप्टर को देखेंगे। आज का चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ऑप्शन वाले विकल्पीय क्वेश्चन इसी से होने आपके हैं और 1 नंबर वाले जो अति लघुत्तरीय आते हैं वो भी इससे हो जाएंगे। आप लोग बस ध्यान से देखते चलना और होता जाएगा। बच्चों, क्या होता है, अभिक्रियाएं जो होती हैं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं तीव्र अभिक्रियाएं और एक मंद अभिक्रियाएं, जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं से जानते हैं। देखो, भौतिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें समय पश्चता बहुत कम होती, बहुत कम समय लगता है और नया पदार्थ बनकर सामने नहीं आता है, उन्हें कहते हैं भौतिक अभिक्रियाएं। इनको हम तीव्र अभिक्रियाओं के भी नाम से जानते हैं, जल्दी हो जाती हैं। और मंद अभिक्रियाएं हमारी कौन सी होती, अधिक समय लगता है, धीरे धीरे होती हैं और काफ़ी समय में हो पाती, इनको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना एक लंबी प्रक्रिया है, तो दही को बनाने वाला कुछ तो होगा जो बना रहा होगा। सिरके का निर्माण होता है तो सिरके को कोई तो बनाता है एंजाइम, तो ये सब मंद अभिक्रियाएं हैं। बल्ब का फटना, अरे बल्ब फूट गया तो क्या बना, कुछ बना। टायर का फटना, क्या बना, कुछ नहीं बना। तो जिनमें कोई नया पदार्थ बन के सामने नहीं आएगा उन्हें कहते हैं हम तीव्र या भौतिक अभिक्रियाएं, और जिनमें नया पदार्थ बन के आता है उन्हें हम कहते हैं रासायनिक या मंद अभिक्रियाएं। दूध से दही, दूध एक अलग चीज़ है और दही एक अलग चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे इन अभिक्रियाओं में ही प्रयुक्त होने वाले प्रमुख एंजाइम, उत्प्रेरक, वर्धक व मंदकों के बारे में। देखिएगा, लिखा है परिचय। परिचय किसका देना है, उत्प्रेरक का। बर्जीलियस ने 1825 में ये पाया कि अभिक्रियाएं तो हो रही थी, अभिक्रियाएं हो रही हैं, परंतु कोई ऐसे पदार्थ जो मिल जा रहे थे जिनसे अभिक्रिया की दर जो थी वो कुछ तीव्र हो जा रही थी। कोई अभिक्रिया हो रही है, आराम से हो रही थी, लेकिन उसकी दर को तीव्र कर रहा था कोई, उसकी दर को बढ़ा रहा था कोई, तो वो कौन सा पदार्थ है। तो इन्होंने पाया कि वह ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा रहा था और साथ में बच भी रहा था, मतलब कुछ नुकसान भी नहीं उसका हो रहा था। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया, ऐसे पदार्थों को कहा गया उत्प्रेरक। और इस पूरे प्रक्रम को जिसमें भैया अभिक्रिया मिली, अभिक्रिया हुई, जिसके साथ चली, इसे कहा गया उत्प्रेरण कहा गया। अब आप समझिए, ध्यान से, बहुत ध्यान समझना है, अब से आपको पूरा ध्यान देना है। देखिए, इतना हमने आपको बता दिया, अब आप थोड़ी देहाती भाषा में सीखो, आराम से नहीं, आपस में देख दाख के सीखो। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, या ऐसा कह सकते हो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को पूरी कराने में उसकी सहायता करता है। अब बात आई, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, आराम से हो जाएगी, उत्प्रेरक मिला दिया, अभिक्रिया हो रही है। और कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जो एकदम तेज कर दे उसको, तो भैया उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भैया बढ़ा ही दिया इसने, तुम आ गया तो लड़ाई जोर हो गई, तो वो क्या होगा, अभिक्रिया को बढ़ाने वाला क्या होता है, वर्धक होता है, बढ़ाने वाला, और घटा दे तो मंदक होता है। जैसे हम 4 लड़कियां बैठी आप सुन रही हूँ, तो एक कहे देखो उन्होंने तुमसे ये बात कही थी तुम्हारे लिए, ये तुम्हें मारेंगी, ये है वो है, झूठ झूठ बोल दे। भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत करा दी, और किसका काम किया, उत्प्रेरक का। अब स्वयं कुछ नहीं हुआ, बचे रहे शेष, तो क्या जो अभिक्रिया को पूरा कराएगा उन्हें क्या कहेंगे हम, उत्प्रेरक कहेंगे। बढ़ा देगा वर्धक कहेंगे, और अभिक्रिया को घटा देगा उन्हें हम मंदक कहेंगे। अब आप लोग देखना चालू कीजिए। सबसे पहले हमने बताया कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया के नहीं होते हैं, अभिक्रिया के नहीं होते, अपितु अभिक्रिया के लिए ही कार्य करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कार्य करते हैं। क्या कहते हैं उनको, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की सहायता से
कोई अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। ठीक, आगे आओ। उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया, एक समांगी और एक विषमांगी। जैसे समझो, अभिक्रिया कोई होगी तो सबसे पहले कौन होगा भैया? अभिकारक होगा। अभिकारक होगा नहीं होगा भाई? ऐसा लड़ाई हो और कोई व्यक्ति शामिल न हो, ऐसा हो सकता है? सबसे पहले कौन होगा? अभिकारक आएगा। हाँ, हम हैं सामने। अब तुमको हम भैया लगाने वाले पालिश बैठे, अरे तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ठीक, तो बढ़ी और कुछ बाद में रिजल्ट आएगा, उसका तो बाद में देखा जाएगा, वो होगा उत्पाद। क्या पाया, क्या खोया। तो अभिकारक और उत्प्रेरक जब एक ही प्रावस्था में होते हैं, अभिकारक जैसा और वैसा ही उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं, तो जो बनेगा वो कहलाएगा समांगी उत्प्रेरक। जैसे देखिए यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, ये यहाँ पे क्या है? अभिकारक है। ये अभिक्रिया को करना चाहता है, O2 के साथ करना चाह रहा था और O2 भी गैस थी, दोनों गैसें थी। इन दोनों ने मिलकर क्रिया की, जिसमें NO जो है ये भी एक गैस है, ये करेगा उत्प्रेरक का काम। ये दोनों को अभिक्रिया करा देगा आसानी से और बन जाएगी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तीनों देखो, ये भी गैस, दोनों गैस हैं और ये भी गैस और बनने वाली भी गैस, तो सब पूरा सिस्टम समान प्रावस्था का रहा, तीनों गैसीय अवस्था में रहे, तो कैसा उत्प्रेरक है? समांगी। बताया हमने कि अभिकारक भी उसी प्रावस्था का, उसी बिरादरी का, और लड़ाई करवाने वाला भी उसी बिरादरी का। अगला होता है विषमांगी। नाम से सीख लिया करो, विष माने होता है अलग, अलग प्रकार का। भैया अलग प्रकार क्या क्या होगा? इसमें क्या होगा? उत्प्रेरक अलग होगा, और टाइप का होगा, और अभिकारक जो होगा वो और टाइप का होगा। हैबर विधि में देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन भी गैस और हाइड्रोजन भी गैस, दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, और दोनों 1:2:3 में लिए जाते हैं, तो बन जाती है अमोनिया, बन जाती। तो इनको बनाने के लिए एक अलग प्रकार का तत्व आ जाता है जिसका नाम Fe है। Fe क्या होता है? लोहा होता है। ये ठोस है, दोनों गैस हैं। तो भैया यहाँ पर आप समझिए अलग प्रावस्था हो गई। भाई Fe जो आई है ठोस है, और ये दोनों क्या हैं? गैस हैं, और इन्होंने करा दिया, तो विषमांगी हुआ या नहीं हुआ? ये गैसीय अवस्था में और ये ठोस अवस्था में, तो विषमांगी हो गया। बैलेंसी कर लीजिए भाई, यहाँ n 1 है, यहाँ n है 2, तो 2 से कर दी गुना, तो 2n हो गए, यहाँ पर भी हो गए n। यहाँ h हो गए 3 दूना 6, यहाँ 3। मैंने अभी आपसे कहा था 1:3 में लिए जाते। तो क्या सीखा आप लोगों ने? प्रावस्थाएं बदल जाएं, अभिकारक और उत्प्रेरक की तो विषमांगी और समान रहें तो समांगी। संपर्क विधि में देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और वायु दोनों क्रिया करती हैं, दोनों गैसीय अवस्था में होती हैं, तो बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें B2O5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑप्शन में पूछते हैं कि बताइए संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो आप लिखेंगे बैलेडियम पेंटा ऑक्साइड B2O5। ये दोनों गैसीय अवस्था में थी, अब भैया B2O5 गया, इसने अभिक्रिया को बढ़ा दिया जाकर, अभिक्रिया करा दी, तो ये जो है ठोस अवस्था में है और ये दोनों गैसीय अवस्था में हैं, तो इनकी प्रावस्था बदली। बताइए, बदली? बदल गई। अब हमको आगे देखना है धनात्मक। जैसे क्या हुआ, हमने क्या किया, एक बच्चे से कहा देखो वो लड़का तुमसे कह रहा था कि इधर आएंगे तो हमको मारेंगे, इनसे कह दिया, चले गए। और दूसरे पक्ष में गए, उनसे कहा जब वो लोग प्लान बना रहे हैं तुमको मारने का, उधर प्लान बन रहा है, तुम बैठे हो यहाँ, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। और हमारे साथ एक लड़के का उस साथ में लगे और उसने कह दिया हाँ हम सुन रहे थे, जब ये कह रहे थे सर जी के साथ हम भी कर रहे थे, हाँ प्लान बन रहा है पूरा, तुम कूटे जाओगे, आज बहुत पिटाई तुम्हारी होगी। हम चले आए
और ये वहाँ रुके रहे तो बाद में क्या होगा, इनकी हो जाएगी आपस में लड़ाई। और जो भैया बाद हम कहा था, हाँ हम भी देख रहे थे, तो जब ये तो मौके मिल जाएंगे। तो क्या होता है, ये मौके मिल गए, तो जब बात पता चली झूठ बात थी तो हम तो चले गए थे, और जब साथ हम जाएगा वो मारा जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक कहिए चाहे वर्धक कहिए, इसमें क्या होता है, कोई अभिक्रिया आराम से हो रही थी, उत्प्रेरक करा रहा था, और तब तक उसमें गया एक वर्धक मिल गया जाकर, उसने अभिक्रिया को तेज कर दिया। अभिक्रिया को वर्धक तेज कर देगा, परंतु स्वयं वो नष्ट हो जाएगा, स्वयं वो। और देखो ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक कभी भी नष्ट नहीं होते, और वर्धक क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, अभिक्रिया को संपन्न करा देगा। देखो जैसे सुनो, हैबरे विधि में जब अमोनिया बनती है तो N2 और H2 जो हैं आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनती है, जिसमें Fe जो लोहा है ये किसका काम करता है, उत्प्रेरक का, और MO मोलिब्डेनम मिला देते हैं अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, आग में घी का काम करता है। तो करता है ये काम काहे का, वर्धक का, ये नष्ट हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं क्रिया कर रहे थे, आराम से क्रिया कर लेते, परंतु PT मिला दिया, इसने अभिक्रिया को तेज कर दिया, और यहाँ पे MO नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया, MO जो है वर्धक का काम करेगा, अभिक्रिया को तीव्र कर देगा। अगला आता है ऋणात्मक या मंदक। देखो क्या है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो हम गए, हमने कहा ये बंद कर रहे, तुम भी जाओ, खत्म बात कर दी, अभिक्रिया को धीमा कर दिया, मंदक का काम कर दिया। और कोई नहीं माने तो भाई ना मानो, उलझो आपस में, और ज़्यादा उलझोगे तो हम बीच में फंस गए, हम कुटेंगे भी साथ में बचाने चक्कर में। बचाने तुमको जाएंगे तो चोटें हमको भी तो आएंगी, नहीं आएंगी। तो समझिए ये क्या होता है, मंदक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की गति को धीमा करता है। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय विखंडन आराम से हो रहा था, तो क्या होता है, उस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए भारी जल या कैडमियम की छड़ें लगा देते हैं, वो अभिक्रिया को धीमा कर देती हैं, एकदम बंद नहीं कर पाती, धीरे कर देती हैं, उनकी गति को मंद कर देती हैं। तो यार गति को जो मंद करेगा उसे क्या कहोगे, मंदक नहीं कहोगे, बढ़ाएगा उसे वर्धक नहीं कहोगे, ये मंदक का काम करती हैं, धीमी कर देती हैं, तो कहते हैं मंदक का काम। जैसे नाभिकीय विखंडन में D2O और ग्रेफाइट की छड़ें क्या करती हैं, मंदक का कार्य करती हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्लोरोफार्म है, आता है लिखने को, क्लोरोफार्म को खुला क्यों नहीं छोड़ सकते, या क्लोरोफार्म की बोतल को खुला छोड़ दें तो क्या होता है, सभी जानते हैं क्लोरोफार्म को खुला छोड़ दोगे तो अत्यंत विषैली फास्जीन गैस बनेगी, फास्जीन गैस बनती। तो क्या करें कि क्लोरोफार्म से भाई फास्जीन तो बनेगी, उसका बनने की दर धीमी हो जाए। क्या किया जाए, क्लोरोफार्म की बनने की दर जो है धीमी हो जाए। तो क्लोरोफार्म की वायु से क्रिया अगर हो भी जाए तो अगर उस पर एथेनॉल उत्प्रेरक का कार्य कर दे या एथेनॉल का लेप लगा दिया जाए C2H5OH का, तो बनेगा तब भी फास्जीन गैस ही, लेकिन बनने की दर जो है उसी अपेक्षा कम हो जाएगी जो इससे बन रहा था पहले, दर कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एथेनॉल जो है उसकी दर को मंद करने का काम करेगा, अर्थात ये मंदक का कार्य करेगा। आगे देखो हमने क्या लिखा है, स्व उत्प्रेरक। देखो स्व उत्प्रेरक क्या होता है, स्वयं उत्प्रेरक ही अभिक्रिया में भाग ले लेता है। आप सभी जानते हो, बताया हमने कि उत्प्रेरकों का काम अभिक्रिया में भाग लेना नहीं है, अपितु काम है अभिक्रिया को कराना, भाग नहीं लेना काम था। और यहाँ क्या हुआ, उत्प्रेरक ही अभिक्रिया में भाग ले बैठा, तो उसे क्या कहोगे, स्वयं उत्प्रेरक बन गए। अरे कहावत नहीं, आए थे किसी और काम से और दूसरे काम में लगा दिए गए हैं, तो गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए, एक कहावत नहीं सुनी आपने, तो और काम से गए, अब हाँ आए थे अर्जुन को के पास, तो क्या यार गए किसी और काम के लिए, दही को और काम दिया गया। अब देखो यहाँ पे जल जो है
अभिक्रिया में उत्प्रेरक बनने के लिए आया था कि हम अभिक्रिया को कराएंगे जाकर, और स्वयं ये ले लिया गया, इसके साथ अभिक्रिया संपन्न करा दी गई, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पे ये क्या करता है, स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करने लगा। उत्प्रेरक का कार्य तो करता ही था और स्वयं भी अभिक्रिया में सम्मिलित हो गया, अलग से ये नहीं बचा। उत्प्रेरक हमेशा बच जाते हैं, ये अलग से बचे ही नहीं। अगला होता प्रेरित। हमने देखा अक्सर हम लोग यही तो कहते हैं, यार वो 2 बजे तक जागता है तो हम भी 2 बजे तक जागेंगे। लो कहते हैं चलो बैठिए आराम से घर में, सोचते हैं देखो सोमवार मंगल निकल गया, बुध निकल गया, अब ऐसा करें ये हफ्ता चले गया, अगले हफ्ते से सोमवार स्कूल जाएंगे और फिर छुट्टी नहीं करेंगे। बनाते हैं खूब टाइम टेबल वगैरह अच्छा कि 10-10 घंटे तक, आज से 20 घंटे तक रात में सोई भी नहीं करेंगे। आज से नहीं, ज़्यादा सोने से या नहीं सोने से या बिल्कुल जागने से आप क्या सीख जाओगे। हर समय किताब लिए हाथ में घूमते रहो, इधर गए उधर गए, और घर वाले देखते अरे लड़का तो बहुत मेहनत कर रहा है, और खूब भोले बाबा जय हो आपके। नहीं देखो, अधिक किताब लेने से, और लोग कहते हैं कम सोया करो यार, सोने से कोई टेंशन नहीं होती, खूब सो आराम से। हमेशा दूसरों की कमियों से सीखो, उनसे लोग भैया अब देखो यही देख रहा है, बता रहा है कि वो फेल हुआ है तो हम फेल नहीं हों, वो गिरा तो हम ना गिरे। ठीक, तो क्या होता है प्रेरित उत्प्रेरक। ये क्या करता है, अब उसने देखा कि वो सही कर रहा है तो हम भी सही करें। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रियाओं को देख देख कर उनसे सीख ले लेते हैं और स्वयं उनके साथ साथ वही कार्य करना चालू कर देते हैं, तो क्या कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनेट है, ये अगर इसको इससे अभिक्रिया कराई जाए या इससे इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया हो नहीं सकती। लेकिन जब ये इसके साथ नहीं कर सकता और ये सोडियम आर्सेनेट O2 से नहीं करेगा, सल्फाइड O2 से नहीं करेगा, कर नहीं रहते। और जहां O2 आ गया तो दोनों एक साथ करने लगते हैं, फिर दोनों एक साथ करेंगे। अभी ये कोई नहीं कर रहा था, इसने करना O2 चालू किया तो दोनों एक साथ करना चालू कर देते हैं। तो भैया ये इसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, सोडियम सल्फेट बनता है जाकर, क्या कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरक। दूसरों को देख देख कर सीखे, दूसरे सीखे। और क्या हुआ भैया, एक वो सरदार जी थे, जा रहे थे रास्ते से और केला छिलका पड़ा था, गिर गए। अगले दिन भैया फिर निकले, फिर नहीं देख पाया छिलका, उन्हें फिर गिरे। तीसरे दिन वो जा रहे थे, दूध पड़ा था, केला दिखा भी, तो बोले अरे आज तो हमें फिर से गिरना होगा। तो वो तो सोचने लगे भाग्य में लिखा गिरना। तो आप ये भी सोचो, अरे जब नहीं देखा तो नहीं देखा, देखा तो बचो कि फिर से गिरना होगा। तो एक कंटिन्यू मत करिए बच्चों। इसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो एंजाइम के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें एंजाइम अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें हमारा आता है डायस्टेस। आप समझ जानते होगे, खमीर को सुना होगा, खमीरा कहते हैं। इसी में इन्वर्टेस, जाइमेस सभी पाए जाते हैं। तो देखो स्टार्च जो है डायस्टेस की उपस्थिति में शर्करा का निर्माण करती है। इसमें एंजाइम कौन होता है, डायस्टेस। कौन होता है, डायस्टेस एंजाइम। प्रश्न आएगा कि कौन सा एंजाइम है, तो क्या लिख देंगे आप लोग, डायस्टेस। इन्वर्टेस एंजाइम क्या करती है, इन्वर्टेस एंजाइम क्या करती है, आप शर्करा को ले लीजिए, शर्करा को ले लीजिए और काहे के साथ क्रिया करा दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए, जिसमें उपस्थित दिखा दीजिए इन्वर्टेस की। यही एंजाइम का कार्य करेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोस बनेगा और फ्रक्टोस बनेगा। ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएं जितनी भी हैं एक प्रकार की किण्वन अभिक्रियाओं में आती हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा किण्वन पर आधारित अभिक्रियाएं लिखो या एंजाइम अभिक्रियाएं लिखो, तब आप यही तो लिखेंगे। अब माइक्रोडर्मा एस्टी वाला कौन सा होता है, देखो ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल क्रिया वायु के साथ कराते हैं माइक्रोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में, तो सिरके का निर्माण होता है। ऐसे भी पूछेंगे क्विक विनेगर विधि द्वारा एस्टिक अम्ल का निर्माण, शीघ्र सिरका विधि भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है,
C2H5OH, ये क्या हो गया, एथिलकोल। क्रिया भाई उपस्थित का है कि माइक्रोडर्मा एसिटी करा दी, तो क्या बनेगा, बनेगा एस्टिक अम्ल CH3COOH। अब देखो एथिल अल्कोहल क्रिया कराओगे काहे के साथ, वायुमंडल में कराओगे तो O2 ले लीजिए, बन गया हमारा। और सुनो, हमने बताया था एक दिन कि जब सिरका बनता है तो सिरका एकदम थोड़ी बन जाता है, जल होगा नहीं होगा, जल होगा तो साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल भी बनेगा। क्या बनेगा, एस्टिक अम्ल बनेगा। अब भाई जल एकदम 100% तो नहीं बना पाओगे आप एस्टिक अम्ल, कुछ तो जल होगा, तो जल होगा। अब आप बैलेंस ही करिए, 2 C इधर हैं 2 इधर हो गए, ये जितनी 6 हैं 3 4 2 6, O हैं 3 2 1 3, बन गया। जाइमेस वाली क्या होती, इधर हम साफ कर दें, लिखना देखो इधर भाई देख लीजिए। अब जाइमेस वाली क्या बताएगी, इसमें क्या होगा भाई, जाइमेस की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पर की क्रिया जो हो जाएगी, इससे बनेगा एथिल अल्कोहल 2C2H5OH, और प्लस ग्लूकोज को जलाया जाएगा तो CO2 गैस निकलेगी। याद कर लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए जाइमेस, करिए बैलेंसिंग, C6 हैं और यहाँ 2 हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से गुणा कर दी, तो 2 दूना 4 यहाँ से हो गए और 2 से यहाँ कर दो, 6 C हो गए, 6 C हो गए। ये कितने 12 हैं, 5 1 6 दूनी 12, वो 6 2 हाँ 6 हो गए। इस प्रकार से बैलेंसिंग हमारी पूरी हो जाती है। अच्छा, यूरियस क्या होता है, यूरियस एंजाइम जो है ये क्या करता है, यूरिया को जल में मिला दीजिए तो अमोनिया बन जाती है और CO2 बन जाता है। तो यहाँ पे यूरियस जो है, यूरियस क्या करेगा, यूरियस एंजाइम का काम करेगा या उत्प्रेरक का कार्य करेगा। लाइपेज जो है तेल व वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और वाटर गैस जो है Cu की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाती है। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कि अभिक्रियाएं जो हो रही हैं वो किसी न किसी के अनुसार ही हो रही हैं, कोई ना कोई तो अभिक्रियाएं करा रहा है। अब आपको कुछ परिभाषा हम इसके बाद दिखा रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है, देखो आप लोग सुन लीजिए, आसानी सुन के ही याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है यहाँ पे हमने कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था क्या होती है, कैसे पहचानी जाती है। ग्राहम ने क्या किया, 1861 में विभिन्न पदार्थों को, विभिन्न विलायकों को, कई प्रकार के पदार्थों को एक प्रकार की ऐसी पन्नी जिसे हम पार्चमेंट झिल्ली कहते हैं, चरमपत्र झिल्ली कहते हैं, या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, उससे उन्होंने उनको सबको निकाला, छाना भैया। जब छान के देखा तो उसमें क्या हुआ, कुछ तो ऐसे थे जो छन गए पदार्थ और कुछ नहीं छने। ग्राहम ने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पार्चमेंट झिल्ली से या चरमपत्र झिल्ली से गुजारा तो उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जो निकल जाते थे और कुछ नहीं निकलते थे। तो इस आधार पे उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक क्रिस्टल लाभ और एक कोलाइड। नाम से सीखा करो, लाभ हुआ तो मतलब फायदा हुआ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, समझो क्रिस्टल लाभ क्या होता है। ये सीधी बात, वे पदार्थ, वे विलयन जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से छन गए, आसानी से निकल गए, लगभग 100% भाग बाहर निकल गया, उन्हें कहेंगे हम क्रिस्टल लाभ। चीनी का घोल है, यूरिया है, जो चीज़ें नमक का है, ये सब आसानी से निकल जाएंगी तो इन्हें कहेंगे क्रिस्टल लाभ। अब कोलाइड क्या होगा, जो आसानी से नहीं निकले, उनको भैया पन्नी से छानो, पार्चमेंट झिल्ली से निकालो तो आसानी से ना निकल पाएँ, नहीं विस्तृत हो पाएँ, तो उन्हें क्या कहोगे, कोलाइड है। कोलाइड क्या, नहीं निकल पाया तो कोलाइड, या निकला तो पूरा का पूरा नहीं निकला, माने जो 100% निकलना चाहिए था उसका कुछ भाग ही निकला, बाकी रह गया, उनको क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। देख लीजिए इनमें कौन आता है,
गोंद है, ग्लू है, जिलेटिन है, रक्त है, जो पदार्थ हैं ये छानिए आप उनसे, नहीं निकलेंगे, तो इन्हें कहेंगे हम कोलाइड। अगला है वास्तविक विलयन क्या होता है। देखो पहली बात जानो, कोई विलयन वास्तविक विलयन होता ही नहीं है, परंतु जो कुछ नियमों का पालन करता है उसे वास्तविक विलयन हम कहते हैं। इन विलयन में क्या होता है, इनमें जो विलेय है और विलायक है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, दोनों समान प्रावस्था में होते हैं, बराबर बराबर हों, विलेय बराबर विलायक, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन कहलाएगा। इनके कणों का जो साइज होता है, उनका व्यास जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। निलंबन क्या होता है, देखिए आप लोग ध्यान दो, निलंबन क्या है, कणों में इस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं कि उनके कण एक दूसरे की ओर गति किया करते हैं, इधर का उधर जाते हैं, उधर का उधर, तो इस टक्कर में वो कण बहुत ही छोटे हो जाते हैं, उनका व्यास बहुत छोटा हो जाता है, परंतु इतना छोटा हो जाता है कि उनको आप अगर आँखों से भी नहीं देख पाएंगे तो आएंगे वास्तविक विलय। इनको आप आँखों से देख सकते हैं, निलंबन के कणों को आप आँख से देख सकते हैं, अपरंतु इनको आँख से आप कभी बनाओ शरबत, ढूंढो मैं चीनी कहाँ पाई, दिखेगी आपको नहीं। निलंबन में क्या होगा, कणों को देखा तो जा सकता है, टक्कर हुई, ये सब हुआ, छोटे हो गए, अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे, परंतु दिखाई देंगे। इनका व्यास होगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर का। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयनों का साइज होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच इनका व्यास होता है। ब्राउनी गति मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली पेपर में, ब्राउनी गति क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ब्राउनी गति को समझाओ। देखो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन एक हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञानी। उन्होंने क्या देखा, वो फूलों का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा फूलों के जो पराग कण हैं वो घूम रहे थे, तो इन्होंने कहा ये कैसे घूमते हैं। उन पराग कणों को लिया और ले जाकर पानी में डाल दिया, तब भी वो घूम रहे थे। फिर इन्होंने कहा अच्छा, लगता है ये कोई सूक्ष्म जीव हैं, जो पराग कण है ये कोई सूक्ष्म जीव है। इन्होंने कहा अच्छा इनको उबाल दें भी पानी में, तो क्या होगा, इन्होंने पानी को गर्म किया, उसमें डाल दिए, तब भी वो तैरते नजर आए, चलते नजर आए। क्या कर रहे थे, वो कण आपस में टकरा रहे थे, लड़ रहे थे, टक्कर हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, घूम रहे थे। तो इन्होंने कहा जीव होते तो पानी में मर जाते, तब भी चल रहे हैं। पानी में डाला, गर्म पानी में डाला, फिर इन्होंने क्या किया, कई प्रकार की पदार्थ लिए, अभ्रक को लिया, उसके बुरादा को लिया और उसको डाला पानी में, वो भी चल रहे थे। फिर डाला गर्म पानी में, तब भी चल रहे थे। तो इन्होंने जाना कि कणों की, जो कणों में गति होती है ये लगातार होती है, अनियमित गति होती है। इन्होंने एक प्रयोग में क्या कहा कि कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति जो चल रही है, इधर एक कण इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, इस प्रकार से इधर का उधर, ऐसे ऐसे अनियमित गति है। अनियमित गति ही या अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनी गति कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे पूरा। कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी प्रकार से चलने वाली गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। अगला है टिंडल प्रभाव। देखो 1869 में एक प्रभाव किया, टिंडल प्रभाव के नाम से आता है। इन्होंने क्या किया, टिंडल साहब ने एक अंधेरे कमरे में, ध्यान से समझो, एक लिया वास्तविक विलयन और एक लिया कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन कौन होता, जल ही वास्तविक विलयन है पूरा, बाकी कोई विलयन वास्तविक विलयन नहीं होते। क्या किया, जल लिया, अर्थात कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन लिया, और एक लिया कोलाइडी विलयन, और दोनों पे प्रकाश गुजारा। तो क्या पाया, जो वास्तविक विलयन था उससे प्रकाश, ये मान लिया हमने एक बाल्टी में लिया वास्तविक विलयन और ये लिया कोलाइडी विलयन, तो जब वास्तविक विलयन से प्रकाश गुजारा तो प्रकाश सीधा नीचे तक निकल आया। कभी आप टॉर्च लगाइए बाल्टी में रखे पानी में तो उसकी पेंदी दिखेगी,
और वही प्रकाश आप दूध से भरे बर्तन लगाइए या दही से या किसी प्रकार के कोलाड़ी पदार्थ से लगाइए, तो उस पर एक छल्ला बन जाएगा। तो इन्होंने देखा कि एक शंकुआकार छल्ला बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है। तो प्रयोग में क्या लिखेंगे? टिंडल जी ने दो अलग अलग प्रकार के विलयनों को लिया, जिसमें एक कोलाइडी था और एक वास्तविक था। वास्तविक विलयन में प्रकाश को गुजारा तो उसका पथ नहीं दिखाई दिया, बल्कि सीधे नीचे तक का भाग दिखाई दिया। और जब कोलाइडी विलयन डाला तो उसका पथ एक छल्ले की भांति, एक शंकु की भांति दिखाई दिया, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। और इस पूरे प्रभाव को, इफेक्ट को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ गए होंगे? वास्तविक विलयन में पथ नहीं दिखाई देगा और कोलाइडी विलयन में एक शंकु की भांति पथ दिखाई देगा, जिसे टिंडल शंकु या टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला है स्कंदन। स्कंदन क्या होता है? ध्यान दीजिए आप लोग। स्कंदन में कोलाइडी कणों का उदासीन हो जाना, आपस में कण लड़ेंगे, टक्कर मारेंगे और अपनी ऊर्जा को खो देंगे, उदासीन हो जाएंगे। इस उदासीनी अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। ये दो प्रकार से होती, एक क्वथन द्वारा और एक ठंडा करके। दूध रख दीजिए रात में, ठंडा हो जाएगा तो मक्खन, उसके जो क्रीम होती है सो ऊपर आ जाती है क्रीम। दूध को रख देने पर क्रीम ऊपर निकल आती है ठंडा करके, क्वथन करके। भैया आप मक्खन को गर्म कर दीजिए तो उसमें गर्म होगा तो कण इधर का उधर जाएगा, उधर का उधर जाएगा और टक्कर होने से मक्खन ऊपर निकल आता है और शेष पदार्थ नीचे बच जाता है। ये हो गया आपका स्कंदन। अगला है द्रव्य स्नेही। थोड़ी परिभाषा से सीख लिया करो। स्नेह माने क्या होता है? प्यार करना, मोहब्बत करना। जो द्रव्यों से स्नेह करेगा उसे कहेंगे द्रव्य स्नेही। ऐसे पदार्थ जो द्रव्यों में मिलाए जाएं, या ऐसा कह सकते हैं वे विलयन जो द्रव्य में मिलाए जाते हैं और द्रव्य में पूर्णतः मिल जाते हैं आराम से, कोई विरोध नहीं है, आराम से मिल जाते हैं। द्रव्य से इतना प्यारे करते हैं कि जाके समावेशित हो जाते हैं, कहलाते हैं द्रव्य स्नेही। जैसे चीनी को आप पानी मिला दो तो विलयन बनेगा द्रव्य स्नेही विलयन, द्रव्य में स्नेह करता है। अब दूसरा है द्रव्य विरोधी, जो द्रव्य का विरोध करेगा। आप उसको मिलाइए तो द्रव्य से दूर भागेगा, ऐसे को हम कहेंगे द्रव्य विरोधी विलयन। द्रव्य में नहीं मिलेगा, आप बालू को मिलाइए पानी में तो नहीं मिलती है, तो द्रव्य का विरोध करती है, तो द्रव्य विरोधी विलयन। तो बच्चों आप लोग अच्छे से ये छोटी छोटी परिभाषाओं को बड़ी आसान तरीके से सीख गए होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो अभी पीछे हमने आपको सिखाया था उत्प्रेरक, वर्धक और मंदक के बारे में, वो भी आसानी से जान गए होंगे। ठीक।